A ruler's duties in the internal administration of the country are threefold. Rakha protection of the state from external aggression, plana maintenance of law and order within the state, and yoga khema safeguarding the welfare of the people. बच्चों, बहुत पहले कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र में बताया था कि किसी भी शासक की तीन सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, देश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना। दूसरी, देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरी, देश के लोगों की भलाई और उनके कल्याण का ध्यान रखना। आज भी अगर हम किसी अच्छी गवर्नमेंट को देखें तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि वह देश की सुरक्षा करे, शांति बनाए रखे और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। आज हम इस चैप्टर में चार बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। वेयर डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम, गवर्नमेंट को शासन करने की पावर आखिर मिलती कहाँ से है। हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द पीपल, गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच संबंध कैसे होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र इतना जरूरी क्यों माना जाता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। गवर्नमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर कोई नियम तोड़ता है या अपराध करता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करती है ताकि समाज में शांति बनी रहे। इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल, गवर्नमेंट यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में शांति बनी रहे, लोग सुरक्षित महसूस करें और देश में किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती है। साथ ही अगर देश पर कोई बाहरी खतरा आए तो हमारी सेना और नेशनल डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। Delivering essential goods and services such as education, healthcare and infrastructure, गवर्नमेंट लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाती है, जैसे स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन, अस्पतालों में हेल्थ केयर और सड़क, पुल, रेलवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देश की इकोनॉमी को संभालना भी गवर्नमेंट का काम है, यानी व्यापार, उद्योग, टैक्स, रोजगार और पैसों से जुड़ी कई गतिविधियों को सही तरीके से चलाना। वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, गवर्नमेंट का एक बड़ा उद्देश्य लोगों का वेलफेयर यानी उनकी भलाई करना भी होता है। इसलिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो सके। व्हाट इज डेमोक्रेसी, democracy is best understood as rule of the people, meaning the source of power and authority are the citizens. अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का सबसे आसान मतलब है रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन। इसका मतलब ये है कि असली पावर किसी राजा या एक व्यक्ति के पास नहीं होती, बल्कि देश के नागरिकों के पास होती है। वही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। अ स्कूल एग्जाम्पल, अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अ स्कूल मैनेजेस मेनी डेली टास्क्स लाइक टाइम टेबल्स, स्पोर्ट्स, मिड डे मील्स एंड असेंबलीज। एक स्कूल में भी हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना और असेंबली आयोजित करना। टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, अ हेड टीचर प्रपोज्ड अ स्टूडेंट कमिटी। हेड टीचर ने सोचा कि इन कामों में स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए, इसलिए उन्होंने एक स्टूडेंट कमिटी बनाने का सुझाव दिया। लेकिन अब सवाल आया कि इस कमिटी का नेतृत्व कौन करेगा। नगमा suggested grade 12 students as they are senior. नगमा ने कहा कि ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स सबसे सीनियर हैं,
इसलिए उन्हें लीडर बनना चाहिए। शोभा पॉइंटेड आउट ग्रेड 1 to S लीव सून, ग्रेड 11 शुड लीड। लेकिन शोभा ने कहा कि ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स तो जल्दी स्कूल छोड़ देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स नेतृत्व करें। गुरप्रीत argued that if only one grade leads, they won't understand others' problems. फिर गुरप्रीत ने एक और बात कही। उसने कहा कि अगर सिर्फ एक ही क्लास के स्टूडेंट्स लीडर बनेंगे तो उन्हें बाकी क्लासेस की समस्याएं अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगी। अब सभी स्टूडेंट्स ने कमिटी बनाने के 3 तरीके सोचे। एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमिटी। पहला तरीका, स्कूल का हर स्टूडेंट कमिटी का मेंबर बन जाए। द हेड टीचर चूजेस द स्टूडेंट हरसेल्फ। दूसरा तरीका, हेड टीचर खुद तय करें कि कमिटी में कौन कौन होगा। द स्टूडेंट्स चूज रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग। और तीसरा तरीका, स्टूडेंट्स खुद वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने। द थर्ड मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव because it allows for representation where chosen individuals advocate for their group's needs, making it a democratic approach. इन तीनों तरीकों में तीसरा तरीका सबसे अच्छा माना गया क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं और ज़रूरतों को सामने रखते हैं। यही तरीका डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का आधार है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन, द क्रिएशन ऑफ रूल्स दैट सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसका काम देश चलाने के लिए लॉज यानी कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसका काम बनाए गए कानूनों को लागू करना और पूरे देश का प्रशासन चलाना होता है। जुडिशियल फंक्शन, एंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड। तीसरा है जुडिशियल फंक्शन। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग कानून का पालन करें। अगर कोई कानून तोड़ता है तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी न्याय करती है। रिप्रेजेंटेटिव, a person chosen to act or make decisions on behalf of another person or group. रिप्रेजेंटेटिव वह व्यक्ति होता है जिसे लोग अपनी ओर से निर्णय लेने और अपनी समस्याएं उठाने के लिए चुनते हैं। अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की हो, लोगों द्वारा चुनी गई हो और लोगों के हित में काम करें। What makes governments different? अब सवाल है कि सभी गवर्नमेंट्स एक जैसी क्यों नहीं होती? असल में गवर्नमेंट्स 4 मुख्य बातों के आधार पर एक दूसरे से अलग होती हैं। Who decides the government? पहली बात, गवर्नमेंट को चुनता कौन है? भारत जैसे डेमोक्रेसी वाले देश में लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, लेकिन थियोक्रेसी में धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक मान्यताएं गवर्नमेंट को तय करती है। हाउ इज इट फॉर्म्ड? दूसरी बात, गवर्नमेंट बनती कैसे है? डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन किंगडम में राजा का परिवार यानी फैमिली लीनिएज के आधार पर अगला शासक तय होता है। व्हाट आर इट्स पार्ट्स? तीसरी बात, गवर्नमेंट की संरचना कैसी होती है? कुछ देशों में अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं, जबकि कुछ देशों में अधिकतर पावर्स एक ही संस्था या एक व्यक्ति के पास होती हैं। कहीं रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और कहीं मोनार्क यानी राजा निर्णय लेता है। व्हाट आर इट्स गोल्स? चौथी बात, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? कुछ गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए समानता और विकास पर काम करती हैं, जबकि कुछ गवर्नमेंट्स केवल किसी खास परिवार, समूह या वर्ग के हितों को प्राथमिकता देती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में कौन कौन से सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इक्वालिटी,
Every person has the right to be treated equally and have equal access to facilities like health and education. पहला सिद्धांत है इक्वालिटी यानी समानता। हर व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए और सभी को एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। फ्रीडम, सिटीजन्स हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस। दूसरा सिद्धांत है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। हर नागरिक को अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने और अपनी राय खुलकर व्यक्त करने का अधिकार होता है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, द राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। तीसरा सिद्धांत है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, यानी नागरिकों को इलेक्शंस के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज grants every citizen above a certain age the right to vote. चौथा सिद्धांत है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है कि एक निश्चित उम्र पूरी करने के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है। इंडिया प्रोवाइडेड दिस इन 1950, while Switzerland only granted women the right to vote in 1971. भारत में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार 1950 से मिल गया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1971 में मिला। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिटीजन्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रूल्स एंड डिसीजंस। पहला प्रकार है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें सभी नागरिक खुद मिलकर रूल्स बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बड़े देशों में इसे लागू करना काफी मुश्किल होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू देम। दूसरा प्रकार है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट चलाते हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल भी होते हैं। Parliamentary democracy, the executive are also part of the legislature. तीसरा प्रकार है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का भी हिस्सा होते हैं। भारत इसी प्रकार की डेमोक्रेसी का उदाहरण है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना पड़ता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, the executive works independently of the legislature and is elected by the people. चौथा प्रकार है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इस व्यवस्था में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से अलग होकर काम करता है और उसे सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इस तरह हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसके मुख्य कार्य क्या है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है और दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अलग अलग ग्रुपों में कैसे काम करती हैं। अगले भाग में हम इस चैप्टर के बाकी महत्वपूर्ण विषयों को इसी आसान तरीके से समझेंगे। अ पीक इनटू हिस्ट्री, जरा हिस्ट्री की तरफ एक छोटी सी नजर डालते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का विचार नया नहीं है। बहुत समय पहले भी अलग अलग जगहों पर लोगों ने मिलकर शासन चलाने की कोशिश की थी। Early republics, ancient Indian Mahajanapadas like Vajji practice collective decision making. Leaders were chosen by merit, not birth. प्राचीन भारत के कुछ महाजनपदास जैसे वज्जी में लोग मिलकर फैसले लेते थे, जिसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ नेता केवल इसलिए नहीं बनता था कि वह किसी राजा का बेटा है, बल्कि उसकी योग्यता यानी मेरिट के आधार पर उसे चुना जाता था। चोला पीरियड 10th century inscriptions in Uttaramru, Tamil Nadu detail village sub-elections using sealed ballot boxes and rules for dismissing corrupt members. अब चलते हैं चोला पीरियड में। तमिलनाडु के उत्तरामेरूर नाम की जगह पर लगभग 10वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। उनसे पता चलता है कि उस समय गांव की सभा के चुनाव होते थे। लोग सील्ड बैलेट बॉक्स यानी बंद मतपेटी का इस्तेमाल करके वोट देते थे। इतना ही नहीं,
अगर कोई चुना हुआ सदस्य भ्रष्टाचार करता था तो उसे हटाने के भी नियम बने हुए थे। सोचिए, आज से लगभग 1000 साल पहले भी चुनाव और जवाबदेही जैसी व्यवस्था मौजूद थी। Ancient Greece and Rome had early republics, so often voting was limited to free men and excluded women, workers and slaves. प्राचीन ग्रीस और रोम में भी रिपब्लिक जैसी व्यवस्था थी, लेकिन वहां एक बड़ी कमी थी। वोट देने का अधिकार केवल फ्री मैन यानी स्वतंत्र पुरुषों को मिलता था। महिलाओं, मजदूरों और गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी उस समय डेमोक्रेसी सबके लिए समान नहीं थी। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, लेकिन दुनिया में गवर्नमेंट के और भी कई प्रकार हैं। मोनार्की। मोनार्की ruled by a monarch, king by queen, usually hereditary. मोनार्की यानी राजतंत्र। इसमें देश पर किंग या क्वीन शासन करते हैं। आमतौर पर ये पद परिवार में ही चलता है, यानी राजा के बाद उसका बेटा या परिवार का कोई सदस्य अगला शासक बनता है। इसे हेरिडिटरी सिस्टम कहते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, the monarch has complete control over laws and adjudication. एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा या रानी के पास लगभग सारी पावर्स होती हैं। वही कानून बनाते हैं, वही फैसले लेते हैं और न्याय से जुड़े मामलों पर भी उनका पूरा नियंत्रण होता है। सऊदी अरेबिया इसका एक उदाहरण माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द मोनार्क हैज नॉमिनल पावर। रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। इस व्यवस्था में राजा या रानी तो होते हैं, लेकिन उनके पास केवल नॉमिनल पावर यानी नाम मात्र की शक्ति होती है। असल में गवर्नमेंट चलाने का काम चुने हुए प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इसका अच्छा उदाहरण है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंडियन किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो राजधर्मा, रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। प्राचीन भारत में राजाओं से केवल शासन करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजधर्म का पालन करें, यानी धर्म और न्याय के अनुसार शासन करें और सभी लोगों की भलाई के लिए काम करें। A story from the Rajaragi describes King Chandrapa respecting a lowly cobbler's rights, showing commitment to dharma. राजतरंगिणी नाम की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक में एक कहानी मिलती है। इसमें बताया गया है कि किंग चंद्रपड़ा ने एक साधारण मोची के अधिकारों का भी पूरा सम्मान किया। इससे ये पता चलता है कि एक अच्छा शासक हर व्यक्ति के साथ न्याय करने की कोशिश करता था, चाहे वे अमीर हो या गरीब। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लॉज एंड लीडर्स। अब आते हैं थियोक्रेसी पर। थियोक्रेसी में गवर्नमेंट धार्मिक कानूनों और धार्मिक नेताओं के अनुसार चलती है। ईरान, an Islamic republic where a supreme leader holds ultimate authority for life, though there is also an elected president and parliament. उदाहरण के लिए ईरान। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट तो चुने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास होती है, जो एक धार्मिक नेता होते हैं और जीवन भर इस पद पर रह सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स अफगानिस्तान एंड वैटिकन सिटी। इसके अन्य उदाहरण अफगानिस्तान और वैटिकन सिटी भी हैं। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, one person or a small group possesses absolute power without constitutional limits. अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति या बहुत छोटा सा समूह पूरे देश की सारी पावर अपने हाथ में रखता है। उसकी शक्ति पर संविधान या दूसरे संस्थानों का प्रभावी नियंत्रण नहीं होता। एडोल्फ हिटलर जर्मनी eliminated opposition and was responsible for the Holocaust and World War I. जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने विरोध करने वाले लोगों को पूरी तरह दबा दिया। उनके शासनकाल में हॉलोकॉस्ट जैसी भयावह घटना हुई, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की गई।
इसी दौर में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ, जिसने पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। इदी अमीन युगांडा, a military dictator responsible for mass killings and the expulsion of Indians. उगांडा में इदी अमीन एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई और वहां रहने वाले कई भारतीयों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया, एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग हेयर स्टाइल्स एंड क्लोथिंग। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट का लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण माना जाता है। वहाँ कई मामलों में लोगों के हेयर स्टाइल, कपड़ों और दूसरी व्यक्तिगत चीजों पर भी गवर्नमेंट के नियम लागू होते हैं। ओलिगार्की, ओलिगार्की, a small, powerful group, often wealthy families makes all decisions. अब समझते हैं ओलिगार्की। इस व्यवस्था में पूरे देश के बड़े बड़े फैसले केवल कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोग लेते हैं। अक्सर ये लोग बहुत अमीर परिवारों या प्रभावशाली समूहों से होते हैं। Political commentators note that even democracies can show signs of oligarchy if a small group of wealthy individuals holds too much influence. कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कभी-कभी डेमोक्रेसी में भी ओलिगार्की जैसी स्थिति बनने लगती है। अगर कुछ बहुत अमीर या प्रभावशाली लोग गवर्नमेंट और बड़े संस्थानों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालने लगे तो डेमोक्रेसी की भावना कमजोर पड़ सकती है। Why democracy matters? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों माना जाता है? Democracy is generally considered better than other forms because it allows people to lead their lives as they choose, provided they do not harm others. डेमोक्रेसी लोगों को अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीने की आजादी देती है। हाँ, एक बात जरूर है, आपकी आजादी से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। It provides a check on power through regular elections. डेमोक्रेसी में समय समय पर इलेक्शंस होते हैं। अगर लोग गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं हैं, तो अगली बार किसी दूसरी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। यही इलेक्शंस गवर्नमेंट की पावर पर एक महत्वपूर्ण चेक का काम करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में भी कुछ चुनौतियां होती हैं। करप्शन एंड वेल्थ डिस्पैरिटी। पहली चुनौती है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार और अमीर गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता। एक्सेसिव कंट्रोल बाय अ फ्यू ओवर इंस्टीट्यूशंस। दूसरी चुनौती तब आती है जब कुछ गिने चुने लोग या समूह बड़े बड़े संस्थानों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने लगते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तीसरी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी फैलाना और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कमजोर होना। अगर लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचे या न्यायपालिका स्वतंत्र न रहे तो डेमोक्रेसी पर बुरा असर पड़ सकता है। Citizens must remain vigilant to protect the ideals of equality and freedom. इसलिए एक मजबूत डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट से नहीं बनती, उसके लिए जरूरी है कि देश के नागरिक भी हमेशा सजग और जिम्मेदार रहें। उन्हें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। तभी डेमोक्रेसी वास्तव में सफल और मजबूत बन सकती है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि आज के चैप्टर से आप कितना समझ पाए हैं। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप पहले खुद सोचिए, फिर हम मिलकर उसका सही जवाब समझेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? तो बताइए, गवर्नमेंट कितने प्रकार की हो सकती है? आंसर, गवर्नमेंट के कई प्रकार होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और ओलिगार्की। इन सभी में गवर्नमेंट बनाने का तरीका, पावर किसके पास होती है और देश कैसे चलाया जाता है, ये बातें अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन 2, वेयर डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम? गवर्नमेंट को शासन करने की पावर कहाँ से मिलती है? आंसर, यह गवर्नमेंट के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर डेमोक्रेसी है
तो पावर लोगों यानी सिटीजन्स से मिलती है। अगर मोनार्की है तो पावर राजा या रानी के परिवार से आती है। अगर थियोक्रेसी है तो धार्मिक कानूनों और धार्मिक नेताओं से पावर मिलती है। और डिक्टेटरशिप में पावर एक व्यक्ति या छोटे से समूह के हाथ में होती है। क्वेश्चन 3, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द पीपल? गवर्नमेंट और लोगों के बीच संबंध कैसे होता है? आंसर, गवर्नमेंट लोगों के लिए कानून बनाती है, सुरक्षा देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वहीं डेमोक्रेसी में लोग इलेक्शंस के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती तो लोग अगली बार दूसरी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। यानी गवर्नमेंट और जनता दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर? डेमोक्रेसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? आंसर, क्योंकि डेमोक्रेसी में असली पावर लोगों के पास होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपनी राय खुलकर रख सकते हैं और समय समय पर इलेक्शंस के माध्यम से गवर्नमेंट को जवाबदेह बना सकते हैं। इसी वजह से डेमोक्रेसी को लोगों की गवर्नमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के 3 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? आंसर, पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसमें लॉज बनाए जाते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जिसमें उन लॉज को लागू किया जाता है और देश का प्रशासन चलाया जाता है। और तीसरा है जुडिशियल फंक्शन, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोग कानून का पालन करें और जरूरत पड़ने पर न्याय दिया जाए। क्वेश्चन 6, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? आंसर, इसका मतलब है कि एक निश्चित उम्र पूरी करने के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है। भारत में सभी वयस्क नागरिकों को ये अधिकार 1950 से मिला। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? आंसर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद मिलकर सभी फैसले लेते हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी ओर से गवर्नमेंट चलाते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? आंसर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का भी हिस्सा होते हैं। भारत इसका उदाहरण है। जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से अलग होकर काम करता है और सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। यूएसए इसका प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज मोनार्की? मोनार्की क्या होती है? आंसर, मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें किंग या क्वीन शासन करते हैं। आमतौर पर शासन करने का अधिकार परिवार में ही आगे बढ़ता है, यानी राजा के बाद उसका बेटा या परिवार का दूसरा सदस्य शासक बनता है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या अंतर है? आंसर, एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा या रानी के पास लगभग सारी पावर्स होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या रानी केवल नाम मात्र के शासक होते हैं। असली गवर्नमेंट चुने हुए प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट चलाते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज थियोक्रेसी? थियोक्रेसी क्या होती है? आंसर, थियोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां शासन धार्मिक कानूनों और धार्मिक नेताओं के अनुसार चलता है। ईरान इसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप क्या होती है? आंसर, डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति या छोटा सा समूह पूरे देश की सारी पावर अपने हाथ में रखता है। वहां लोगों की राय या इलेक्शंस का महत्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। क्वेश्चन 13, व्हाट इज ओलिगार्की?
ओलिगार्की किसे कहते हैं? आंसर, जब देश के सभी बड़े फैसले केवल कुछ गिने चुने शक्तिशाली या अमीर लोग लेते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को ओलिगार्की कहा जाता है। क्वेश्चन 14, व्हाई इज वोटिंग इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में वोटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, क्योंकि वोटिंग के माध्यम से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। इससे गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह रहती है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती, तो लोग अगली बार किसी और को चुन सकते हैं। क्वेश्चन 15, नेम 2 challenges faced by democracies. डेमोक्रेसी की 2 प्रमुख चुनौतियों के नाम बताइए। आंसर, पहली चुनौती है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। दूसरी चुनौती है कुछ गिने चुने लोगों का गवर्नमेंट या बड़े संस्थानों पर बहुत ज्यादा प्रभाव होना। इसके अलावा गलत जानकारी फैलाना और जुडिशरी की स्वतंत्रता कमजोर होना भी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर इन सभी सवालों के जवाब आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं। अब एक बार चैप्टर को दोहरा लीजिए और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे।